रायपुर नाम के छोटे से गांव में हर साल ठंड पड़ती थी, लेकिन इस बार ठंड कुछ अलग ही स्तर पर थी। पेड़ों की शाखाएं मानो ठंड से सुकड़ गई हों। सूरज भी ऐसा लगता था जैसे बादलों की मोटी चादर ओढ़कर सो गया हो। रतन के परिवार पर ठंड का मौसम कहर बनकर टूटता है। बड़ी सर्दी है, बाहर बहुत ज्यादा ठंडी हवा चल रही है। हाँ मिथिला, तुम सही कह रही हो। आज इतनी ठंड है तो पता नहीं आगे क्या होगा। घर की छत भी टूटी हुई है। बाहर की ठंडी हवा टूटी छत और खिड़की से अंदर आ रही है। आप लोगों को क्या, ठंडी तो हम लोगों को झेलनी पड़ती है। अपने हिस्से के बिस्तर भी हम आप लोगों को दे देते हैं। तो कहीं से लेकर आई थी क्या? जब बहू लेकर आई थी तो मजे से तुम भी कंबल ओढ़ कर सोती थी। मेरी तो किस्मत ही खराब है, पता नहीं कहां से गरीब घर की बहुएं लेकर आ गई हूं मैं। फिर मिथिला एक फटा हुआ कंबल ओढ़कर अपने आंगन में चली जाती है। जब देखो तब हमें गरीब घर की होने का ताना देती रहती है। जब इस चीज का कोई तोड़ नहीं तो क्या फायदा बोलकर। चलो काम में लग जाओ, शाम होते ही ठंड बढ़ने लगती है। इसके बाद तीनों बहुएं काम पर लग जाती है। कोई झाड़ू लगाती है तो कोई पोछा मारती है। मैं बाहर से पानी लेकर आती हूँ, शाम हो जाएगी तो पानी भी बर्फ बन जाएगा। प्रिया लक्ष्मी के साथ जाकर पानी लेकर आती है। फिर तीनों बहुएं घर के अंदर आकर चूल्हे पर खाना बनाती हैं। शाम को तीनों के पति काम करके वापस आते हैं। ये आप लोगों के सर पर पानी कैसे? पानी नहीं है, ये बाहर ठंड के कारण ओस पड़ रही है। आप लोग हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लीजिए, मैं आप लोगों के लिए खाना लगा देती हूँ। फिर तीनों बहुएं मिलकर सभी के लिए खाना लगाती हैं। खाना खाकर सभी लोग सोने चले जाते हैं। तीनों बहुएं पतली सी चादर ओढ़कर सो रही थी। तभी बाहर ठंडी हवा चलने लगती है। घर की छत और खिड़कियां टूटी होने के कारण ठंडी हवा घर के अंदर आ रही थी, जिससे घर में सोए लोगों को तेज ठंड लगने लगती है। अचानक रात में ठंड बढ़ गई। चादर इतनी पतली है कि पता नहीं चलता कि कुछ ओढ़ भी रखा है या नहीं ओढ़ रखा। तभी लक्ष्मी देखती है कि उसकी सास के दांत कंबल ओढ़ने के बावजूद भी गड़गड़ा रहे थे। लगता है माँ जी को ठंड लग रही है। मैं ये चादर माँ जी को उड़ा देती हूँ, वरना हमारी तो नहीं लेकिन माँ जी की तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक है दीदी, ठीक है, माँ जी को चादर उड़ा दो। फिर तीनों बहुएं जो चादर ओढ़कर सो रही थी वो चादर अपनी सास को उड़ा देती है और तीनों बहुएं बिना कुछ ओढ़े चटाई पर ठिठुर कर सो जाती है। फिर कुछ ऐसे ही दिन बीत रहे थे। बाहर ठंड पड़ रही थी और रोज बहुओं को ठंडी में सोना पड़ता था। एक दिन, दीदी अब मैं परेशान हो गई हूँ। ये माँ जी, ससुर जी और बाकी घर वाले तो मजे से कंबल और चादर ओढ़कर सो जाते हैं। हमें ही अपनी चादर कभी सास को तो कभी पति को क्यों उड़ानी पड़ती है? हाँ, आज मैं उनसे कह दूंगी कि छत और खिड़कियों की मरम्मत करवा दें। हाँ हाँ, वरना हम सबका ख्याल रखेंगे तो हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। ठंड आते आते तो हम भी बीमार पड़ जाएंगे। तीनों बहुओं ने तय कर लिया था कि आज अपने पति से बात करके रहेंगी। फिर शाम को जब उनके पति घर पर लौट कर आते हैं तो फिर वो अपने पति से कहती हैं, अजी ये ठंड तो बढ़ती ही जा रही है, देखिए ना, घर की खिड़की, दरवाजे, छत सब कुछ टूटे हुए हैं। इनकी मरम्मत करवा दो, ठंडी में बहुत दिक्कत होती है जी। हाँ पापा, मम्मी सही कह रही हैं। दरवाजे खिड़की टूटे हैं, इसके कारण ज्यादा ठंड लगती है। छत और खिड़की की मरम्मत के लिए पैसे लगते हैं और पैसे पेड़ पर नहीं लगते हैं। सोचा था कि मेरी बहुएं आएंगी तो दहेज लाएंगी, तब मैं घर की मरम्मत करवाऊंगी। मुझे क्या पता था कि गरीब घर की बहुएं लेकर आ रहे हैं। माँ जी, ऐसा तो मत कहिए। आप लोग कौन से अमीर घर के हो? गरीब की बेटी गरीब के घर आई है तो इसमें दहेज की बात कहां से आती है बाजी? क्यों नहीं होती दहेज की बात? आजकल हर कोई दहेज लेता है। अगर यहां रहना है तो अपने बाप से घर की मरम्मत के पैसे मंगवाओ, समझी तुम? हम गरीब हैं लेकिन भिखारी नहीं। हम अपने पापा से पैसे क्यों मंगवाएंगे? वैसे भी उनकी हालत खराब है।
अगर तुम तीनों अपने पापा से पैसे मंगवा रही हो तो ठीक है, वरना तुम तीनों को इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। निकल जाओ इस घर से। आपके साथ हमारे पति का घर भी है। अजी देख रहे हो माँ जी हमसे किस तरह से बात कर रही है। आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं है? हम माँ के खिलाफ नहीं जा सकते। सुन लिया तुम तीनों ने, अब निकलो यहां से। तीनों बहुएं सास के सामने गिड़गिड़ाती हैं, लेकिन मिथिला उन्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। तीनों बहुएं घर से बाहर निकलकर दर दर भटकने लगती हैं। उनके पास अब न रहने के लिए छत थी और न ही खाना। पांचों ही यहां वहां घूमकर रहने के लिए एक जुगाड़ करती हैं। ऐसे ही घूमते घूमते रात हो जाती है। तभी प्रिया को एक बड़े से मैदान में 6 फुट बड़े बड़े पाइप दिखाई देते हैं। दीदी रात हो गई है, ठंडी हवाएं बहना शुरू हो गई हैं। खाना अभी मिलेगा नहीं, लेकिन देखो वहां बड़ी बड़ी पाइप है। क्यों ना आज रात हम इस पाइप में घुसकर सो जाएं, ठंडी से तो बच ही जाएंगे। अरे वाह प्रिया, तुमने सही कहा। चलो आज हम यहीं पर सो जाते हैं। तीनों बहुएं पाइप में घुसकर सो जाती हैं। वहीं अगली सुबह तीनों काम की तलाश में गांव में दर दर भटकने लगती हैं। काका, आपके खेतों में कोई काम है तो बता दो, हम कर देंगे। हाँ, ये धान कटवाना है और फिर इन्हें पीटना भी है। हाँ हाँ, हम कर लेंगे काका। फिर वे तीनों धनीराम के खेत में धान की कटाई और पिटाई करती हैं। और फिर शाम को, अरे वाह, तुम तीनों ने तो कमाल कर दिया। बहुत ही जल्दी सारा काम निपटा दिया। ये लो तुम्हारी कमाई। दीदी ठंड बढ़ने लगी है, सुनो ना, ये जो भूसा निकला है धान का काका से पूछो ना, वो क्या करेंगे इसका, वरना हम इस भूसे को साथ ले चलते हैं, आग जलाकर तापने के काम आएगा। तुम सही कह रही हो, और खाना बनाने में भी मदद हो जाएगी। काका, आपको ये भूसे और बोरी की जरूरत है क्या? नहीं तो मैं इन्हें अपने साथ ले जाऊं? हाँ, ले जाओ। वैसे भी मेरे यहाँ जानवर नहीं है, मैं क्या करूँगा इतने सारे भूसे और बोरी का। फिर तीनों बहुएं बोरे और भूसे को वहीं खाली मैदान में ले आती हैं। दीदी, अब हम भूसा जलाकर खाना कहाँ बनाएंगे और रहेंगे कहाँ? ऐसे इस पाइप में तो दिन गुजरने से रहा ना। रहने के लिए घर ना होने के कारण तीनों बहुएं चिंतित हो जाती हैं। तभी बोरे और भूसे को देखकर बड़ी बहू प्रिया के दिमाग की बत्ती चलती है। हम इस बोरे से भूसा भरकर घर बना सकते हैं। वैसे भी बोरे गर्म होते हैं, ठंडी भी कम लगेगी। क्या बोलते हो? अरे वाह दीदी, ये तो गजब का आइडिया बताया आपने। फिर तीनों बहुएं बोरी में भूसा भरने लगती हैं और एक के ऊपर एक बोरा रखकर भूसे और बोरे का घर तैयार करती हैं। घर की खिड़कियों पर बोरे और भूरे के पर्दे लगाती हैं ताकि ठंडी हवा अंदर ना आ सके। हमने जितना सोचा था ये उससे भी अच्छा घर बन गया है। फिर तीनों बहुएं बोरे और भूसे के घर में खुशी खुशी रहने लगती हैं।